Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. वेलकम टू दी डेली करंट अफेयर्स ऑफ 3 नवंबर 2021। तो गाइज आज है तारीख 3 नवंबर 2021 और है वेडनेसडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को छोटी दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। लाइफ में ऐसे ही बढ़ते रहो, पढ़ाई करते रहो। और एक छोटा सा मैसेज मैं आप लोगों को यहाँ पर देना चाहूँगा कि हमारे लिए फेस्टिवल डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का दिन, कल का दिन और कल का जो दिन गुजरा है, सभी दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग को सही से एंजॉय करना है, लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखना, कम से कम 1 घंटा जरूर निकालना पढ़ने के लिए। मुझे पता है बहुत सारे काम होंगे, इनफैक्ट मुझे खुद बहुत सारे काम कल मैंने किया है, आज भी बहुत सारा काम है, कल भी बहुत सारा काम है, लेकिन फिर भी मुझे कहीं ना कहीं टाइम निकालना है इस वीडियो को प्रिपेयर करने में। तो आपको भी टाइम निकालना होगा, एक कम से कम 1 घंटा तो निकाल ही ना कि मैं कुछ पढ़ लूँ अलग से, ठीक है, ताकि आपके लाइफ में कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन होता रहे। तो इस बात का यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आज भी ये जो वीडियो है, मैं बहुत लेट नाइट यहाँ पर इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। काफ़ी लंबा समय लग गया इस वीडियो को प्रिपेयर करने में। मुझे तो लगता था कि ये वीडियो आज कर नहीं पाऊंगा मैं, लेकिन फिर भी एक मोटिवेशन सा आता है आप लोगों के सपोर्ट की वजह से। और यहाँ पर मैं फिर सोचता हूँ कि सुबह बहुत सारे लोग वेट करेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई बात नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन वीडियो को प्रिपेयर कर लेंगे हम लोग। तो पीपीटीज रेडी हैं, वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ये वीडियो आपके पास टाइम तक पहुँच जाएगी। और साथ ही साथ आप लोग को भी ध्यान रखना है, मेरे साथ आप लोगों को भी पढ़ाई करनी है। लगभग 1 घंटा कम से कम निकाल लेना है पढ़ाई करने के लिए, ओके। और फेस्टिवल को भी अच्छे से एंजॉय करना है। तो बढ़ते हैं आगे और स्टार्ट करते हैं कुछ आर्टिकल्स के ओवरव्यू लेकर कि आज हम कौन कौन से आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, डिफेंस ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप के बारे में बात करेंगे। इंडिया और इजराइल ने मिलकर यहां पर डिफेंस ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप को लेकर बातचीत करी है। दोनों कंट्रीज के जो डिफेंस रिलेशन है वो आज के टाइम पर बहुत ज्यादा अच्छे हैं। आने वाले टाइम पर पॉसिबिलिटी है कि इनके रिलेशंस और ज्यादा स्ट्रॉन्गर होने वाले हैं। तो इंडिया और इजराइल के रिलेशंस के बारे में आज आपको जानने को मिलेगा। कॉपी पेन लेके बैठना, सारी चीजें नोट डाउन करते हुए चलना। उसके बाद जो दूसरा आर्टिकल है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एनसीआरबी का हमारे पास एक डेटा आया है जिसमें बात की गई है एक्सीडेंटल डेथ और जो सुसाइड्स हैं भारत के अंदर वो लगातार इंक्रीज हुई है। तो डिस्कस करेंगे कौन कौन से लोग हैं जो कि आज के टाइम पर इन चीज़ों के शिकार बन रहे हैं। देन उसके बाद एक आर्टिकल चर्चा में है जो मनरेगा है, एमजी नरेगा जिसको हम लोग बोलते हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसके अंदर जो फंड है उसकी कमी देखने को मिली थी, बहुत ज़्यादा इशू चर्चा में था। A to Z आपको सारी कहानी यहाँ पर कवर करके बताई जाएगी। एमजी नरेगा क्या है, कहाँ कहाँ पर फंड की कमी हुई है, क्या रीजंस हैं, सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर जानने को मिलने वाली है। अगेन एक लास्ट कर रहा हूँ, अगले जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। न्यूमोकोकल वैक्सीन ड्राइव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये वैक्सीन क्या है, पहली बार इसको अप्रूवल मिला है, प्लस यहाँ पर ये न्यूमोकोकल डिजीज क्या होती है और भी वेरियस इंफॉर्मेशन मिलेगी। और इस प्रकार के क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर समुद्रयान मिशन चर्चा में है, तो डिस्कस करेंगे आखिरकार ये समुद्रयान मिशन क्या है और इससे हम लोग ओशन को कितना ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं, ओशन के अंदर से कितने ज़्यादा मिनरल्स का इस्तेमाल करके हम लोग और ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। बहुत सारी अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी, क्या व्हीकल का इस्तेमाल हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर समझेंगे। फिर एट द लास्ट बात करेंगे संभव अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में। तो यहाँ पर ये एमएसएमईज के थ्रू जितनी भी चीज़ें चलाई जाती हैं उसको लेकर एक जागरूकता फैलाई जाएगी, ताकि जो लोग हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आगे बढ़ें। तो एक एक चीज़ यहाँ पर भी हम लोग क्लियर करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले गाइज, अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन। चाहो तो आप लोग मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हो, अपनी जितनी भी क्वेरीज है मुझसे आप लोग यहाँ पर पूछ सकते हो। बाय द वे दोनों ही चीज़ों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप मुझसे ज्वाइन हो सकते हो। लेकिन साथ ही साथ यहाँ तक पहुंच गए हो तो यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो कि डेली बेसिस पर मैं करता हूँ, यहाँ पर वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और आज के लिए भी आप लोगों के लिए एक टारगेट रख रखा है 1K प्लस लाइक का, तो 1K प्लस लाइक पहुंचा देना है, जैसा आप डेली बेसिस पर पहुंचाते ही हो और इतना सपोर्ट आप लोग डेली बेसिस पर दिखाते ही हो। साथ ही साथ ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट पैकेज है। डेली बेसिस पर आपको क्विज मिलता है इस वीडियो में, लेकिन आज नहीं मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि आज वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था, मुझे प्रिपेयर करते करते काफ़ी रात हो चुकी है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो इस वजह से मैं यहाँ पर क्विज नहीं लगा पाया हूं। तो कोई बात नहीं, क्विज हम लोग डिस्कस कर लेंगे बाद में, या फिर आप एक काम कर सकते हो, क्विज अपने आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। फटाफट हम लोग रिवीजन कर लेते हैं जो भी हमने पिछला क्विज था, मतलब जो 2 नवंबर का क्विज था उसकी आंसर कीज को देख लेते हैं। जो 3 नवंबर का क्विज है वो मैंने नहीं लगाया है, तो इसके बारे में ध्यान रखना, ठीक है। जो 2 नवंबर में हमने क्या क्या डिस्कशन किया था, युद्ध अभ्यास डिफेंस एक्सरसाइज के बारे में पूछा गया था। तो ये जो ये युद्ध अभ्यास डिफेंस एक्सरसाइज है, ये 2 कंट्रीज के बीच में होती है। उन कंट्रीज का नाम क्या क्या है, एक इंडिया और यूएसए। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था,
हाल ही में जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उन्होंने रिवील किया है कि यहाँ पर बायलैटरल ट्रेड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट को लेकर बातचीत हो रही है किन किन कंट्रीज के बीच में, वो है इंडिया और यूरोपियन यूनियन, ठीक है। उसके बाद एक आर्टिकल चर्चा में ये था, आपको मालूम होगा मुल्ला पेरियार डैम डिस्प्यूट के बारे में, कल मैंने आपको वो डिस्प्यूट अच्छे से कवर करवा दिया है। अब यहाँ पे बात करते हैं, एक रिवर है जिसको लाइफ लाइन ऑफ केरला बोला जाता है, तो वो रिवर कौन सी है, वो है पेरियार रिवर। उसके बाद एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हाल ही में ऑफशोर पेट्रोल वेसल जिसको ओपीवी बोलते हैं, ये हमारे यहाँ पर हमारे नेशन को कमीशन कर दिया गया है, हमारे नेशन को दे दिया गया है, वो कौन सा ओपीवी है, वो है सार्थक। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट, अभी इसके अंदर अमेंडमेंट किया गया है, तो ये कौन सा वाला एक्ट है, वो है 1969 का। उसके बाद एक क्वेश्चन था, हाल ही में एक रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट को ने क्या बताया, उस रिपोर्ट ने बताया है कि जो G20 कंट्रीज हैं यहाँ पर क्लाइमेट चेंज का बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ने वाला है आने वाले कुछ सालों के अंदर। उस रिपोर्ट का नाम क्या है, वो है G20 क्लाइमेट एटलस। ओके, तो यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चन थे, ये 2 नवंबर का क्विज था, तो 3 नवंबर का क्विज आपको नहीं मिल पाया है, उसके लिए रियली सॉरी। तो यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हो, वैसे चलो कोई बात नहीं है, मैं आगे डेफिनेटली कवर करवा दूंगा। तो बढ़ते हैं आगे, स्टार्ट करेंगे आज का डिस्कशन। आज का सबसे पहला आर्टिकल इंटरनेशनल न्यूज़ का है, मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, और वो आता है हमारा जीएस पेपर 2 के अंदर। बात की गई है डिफेंस जॉइंट वर्किंग ग्रुप के बारे में। यहाँ पर JSW लिखा है, उसको इग्नोर करना, JWG यहाँ पर है जॉइंट वर्किंग ग्रुप। इंडिया और इजराइल को लेकर ये डिस्कशन हुआ है। आर्टिकल क्यों है चर्चा में, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, मैं आपको सारे सोर्सेज दिखाता रहूंगा कि कहाँ कहाँ से सारे आर्टिकल्स को लिया गया है। तो हाल ही में यहाँ पर 15वां जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई है इंडिया और इजराइल के बीच में। अब इन दोनों ने मिलकर डिस्कशन किया है कि दोनों कंट्रीज अपने डिफेंस कोऑपरेशन को और ज़्यादा बढ़ाएंगी। दोनों कंट्रीज जो डिफेंस का मामला है उसको और ज़्यादा आगे लेकर चलने वाली हैं। दोनों कंट्रीज ने एग्री किया कि ये दोनों मिलकर एक टास्क फोर्स बनाने वाली हैं। आने वाले साल के लिए कुछ एक रोड मैप, एक प्लान तैयार किया जाएगा और उसके ऊपर दोनों कंट्रीज मिलकर काम करेंगी। लोकेशन देख लेते हैं, तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये है हमारा महान भारत, और महान भारत के कंपैरिजन में आपको इजराइल यहाँ पर देखने को मिलेगा। इजराइल के पीछे मेडिटेरेनियन सी है, ये आप लोगों को मैप में देख लेना है। ओके, तो यहाँ पर क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग यहाँ पर इस जॉइंट वर्किंग ग्रुप के बारे में जानते हैं। ये जो जॉइंट वर्किंग ग्रुप है ना, अपने आप में एक बहुत ज़्यादा बेहतरीन ग्रुप है दोनों कंट्रीज़ के लिए। दोनों कंट्रीज़ मिलकर, जो दोनों कंट्रीज़ की डिफेंस मिनिस्ट्रीज़ हैं वो यहाँ पर काम करती हैं, वो यहाँ पर आपस में कोलैबोरेट करती हैं, वो आपस में मिलकर कोऑपरेट करती हैं। इससे क्या होगा, जब डिफेंस मिनिस्ट्रीज़ कोऑपरेट कर रही हैं तो कहीं ना कहीं दोनों कंट्रीज़ का जो डिफेंस कोऑपरेशन है वो और ज़्यादा इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे। इस मीटिंग के अंदर डिसाइड किया गया कि यहाँ पर सब वर्किंग ग्रुप्स को भी बनाया जाएगा, जो कि और छोटे छोटे पार्ट्स पे ध्यान देगी। दोनों कंट्रीज के अंदर बायलैटरल रिसोर्सेज का अच्छे से इस्तेमाल हो रहा है या नहीं हो रहा है, दोनों कंट्रीज टेक्नोलॉजी को, इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटीज को शेयर कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, तो आराम से वो उन चीज़ों को भी बढ़ाया जा सके। दोनों कंट्रीज के अंदर, मतलब सिंपल सी बात करें तो इनका टेक्नोलॉजी सेक्टर या फिर हो गया डिफेंस कॉपरेशन, तो इन चीज़ों के मामले में दोनों कंट्रीज अच्छे से ग्रो करें। और आज के टाइम पर भारत बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स को परचेज भी करता है। आपको मालूम होगा बहुत सारे ड्रोन्स हमने परचेज कर रखे हैं और भी बहुत सारे वेपन्स हमने इजराइल से परचेज कर रखे हैं। उसके बाद दोनों कंट्रीज ने डिसाइड ये भी किया है कि हम लोग यहाँ पर सर्विस लेवल स्टाफ टॉक भी करते रहेंगे, आपस में बात पर बातचीत भी होती रहेगी आने वाले टाइम पर। अब हम लोग आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर, इंडिया और इजराइल के आखिरकार ये डिफेंस कोऑपरेशन है क्या। इसका सबसे पहले हम लोग बैकग्राउंड देखेंगे, इसका पीछे का इतिहास क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से आप लोग नोट्स बनाना चाहते हो तो डेफिनेटली बना सकते हो। जो दोनों कंट्रीज का कोऑपरेशन है ये बहुत पहले से चल रहा है। शुरुआत कब हुई थी, लगभग साइनो इंडियन वॉर जो चल रहा था 1962 का, तभी यहां पर इजराइल और इंडिया के रिलेशन ग्रो होना चालू हो गए थे। और इस वॉर के समय पर इजराइल ने क्या किया था, हम लोगों को M58 160 mm मोटर अम्यूनिशन दिया था। ये हम लोग को वेपन प्रोवाइड किया था। ये तो एक वेपन का नाम है, तो ये हथियार हम लोग को यहाँ पर इजराइल ने दिया था ताकि हम लोग यहाँ पर पाकिस्तान के अगेंस्ट में वॉर लड़ सकें। और उसके बाद आप लोगों को मालूम होगा यहाँ पर भारत ने एक न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था 1998 में। कौन सा, पोखरान न्यूक्लियर टेस्ट। अब इस न्यूक्लियर टेस्ट की बहुत ज़्यादा निंदा हुई, बहुत सारी कंट्रीज ने क्रिटिसाइज किया, भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया ये और वो करके बहुत ज़्यादा निंदा हुई। लेकिन इजराइल एक ऐसी कंट्री था जिसने हमें कंडेम नहीं किया, जिसने यहाँ पर भारत की निंदा नहीं करी। इनफैक्ट मतलब कि भारत के ऊपर इतने सारे सैंक्शंस लगने के बाद भी आप कह सकते हो भारत के साथ यहाँ पर आर्म्स का ट्रेड किया। इजराइल ने हम लोगों को बहुत सारे वेपन्स प्रोवाइड करवाए हैं, हालांकि हम लोग न्यूक्लियर टेस्ट कर चुके थे उसके बाद भी। तो अपने आप में डिफेंस कोऑपरेशन बता रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कोऑपरेशन बहुत लंबे समय से ही हैं हम दोनों कंट्रीज़ के। उसके बाद दोनों कंट्रीज़ का मेन फोकस यही कि भारत को एक सपोर्ट मिल जाता है, भारत के पास मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन मिल रहा है, हम लोगों के पास बहुत सारे नए नए इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, वेपन्स आ रहे हैं और इजराइल की बिक्री हो रही है। इजराइल को भी यहाँ पर एक तरीके से एडवांटेज मिल रहा है।
अब बात करते हैं स्कोप की। देखो स्कोप की अगर हम बात करें, दोनों कंट्रीज का जो डिफेंस कॉपरेशन है हमने देखा वो तो अच्छा है ही, बहुत शुरुआत से अच्छा है, लेकिन डिफेंस कॉपरेशन के साथ साथ यहां पर जो स्पेस सेक्टर हो गया, काउंटर टेररिज्म हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, इंटेलिजेंस शेयरिंग हो गया, इन तीनों चीजों के अंदर भी यहां पर आप कह सकते हो तो कहीं ना कहीं दोनों कंट्रीज के रिलेशन बहुत ज्यादा अच्छे हैं। इजराइल हम लोग को बहुत सारे वेपन्स तो प्रोवाइड करवाता ही करवाता है, लेकिन उसके साथ साथ साइबर सिक्योरिटी, साइबर टेररिज्म को लेकर भी दोनों कंट्रीज बहुत अच्छे से काम करती हैं। इनफैक्ट ये जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत यहां पर लार्जेस्ट आर्म कस्टमर था, मतलब कि साल 2017 में इजराइल ने यहां पर हम लोगों को बहुत ज्यादा वेपन्स प्रोवाइड करवाए थे। लगभग कितने अमाउंट का, तो 715 मिलियन यूएस डॉलर्स तक का हम लोगों को वेपन्स प्रोवाइड करवाया था। तो भारत ने इतना वेपन परचेज किया था इजराइल से साल 2017 में, तो आप ये देख पाओगे। उसके साथ एक रिपोर्ट आती है सिप्री की, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च रिपोर्ट, जिसको हम लोग सिप्री बोलते हैं। इसके अकॉर्डिंग बात करें तो यहां पर साल 2017 में इजराइल जो है यहां पर थर्ड लार्जेस्ट सप्लायर था वेपन्स का टुवर्ड्स द भारत, मतलब कि इंडिया को वेपन सप्लाई करने वाला तीसरा सबसे बड़ी कंट्री माना गया था इजराइल। सबसे पहले पे था रशिया ने हम लोग को बहुत सारे वेपन्स दिए थे, उसके बाद यूएसए, देन उसके बाद इजराइल ने हम लोग को बहुत सारे वेपन्स प्रोवाइड करवाए थे। तो आप समझ सकते हो कहां पर रिलेशंस इन दोनों कंट्रीज का स्टैंड करते हैं। नाउ क्वेश्चन ये है कि आखिरकार हमने इजराइल से खरीदा क्या क्या है, हमारे पास कौन कौन से वेपन्स हैं। तो इसके अंदर अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, मतलब जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है वो हमारे पास बहुत सारी हैं, अलग अलग प्रकार के ड्रोन्स हैं। एक आता है सर्चर, ये एक मल्टी मिशन ड्रोन है, मतलब अलग अलग यूज के लिए, अलग अलग मिशंस के लिए आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद एक आता है हर्मिस 900, तो यहां पर इसका भी काफी ज़्यादा ट्रेड हुआ था, और यहां पर आप कह सकते हो दोनों कंट्रीज ने मिलकर इसका ज्वाइंट वेंचर के तौर पर किया है। और जो फर्स्ट इंडिया इजराइल ज्वाइंट वेंचर था ये डिफेंस सेक्टर के अंदर, मतलब इंडिया और इजराइल दोनों ने मिलकर इसको बनाया है। उसके बाद एक है हेरॉन, ठीक है, ये भी एक मीडियम ऑल्टीट्यूड का ये ड्रोन आपको ड्रोन देखने को मिल जाएगा, अनमैन्ड एरियल व्हीकल सिस्टम देखने को मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पर अलग अलग प्रकार के ड्रोन्स खरीद रखे हैं। उसके बाद एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो हमने बराक ले रखा है, ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है। तो बराक क्या है, एक मिसाइल है, तो सरफेस टू एयर मिसाइल इसको बोला जाता है, मतलब सतह से यहाँ पर ये क्या होता है, हम लोग इसको आसमान में छोड़ते हैं। उसके बाद इंडिया के अंदर इसको बाराक 8 के नाम से जाना जाता है, हमारी नेवल वेसल्स के पास यहाँ पर यह मिसाइल देखने को मिलेगी। मिसाइल्स की बात करें तो यहाँ पर और भी बहुत सारी मिसाइल्स हैं, क्रिस्टल मेज हो गया, स्पाइक हो गया, ये सारी एंटी टैंक मिसाइल है, मतलब जो टैंकर है उसको उड़ाने के लिए यहाँ पर ये मिसाइल काम आती हैं। उसके बाद और भी बहुत सारी मिसाइल्स हैं हम लोगों के पास जो कि हमने इजराइल से परचेज करी हैं, प्लस बहुत सारे सेंसर्स भी हैं। सर्च ट्रैक करके सेंसर है हमारा, जो कि ये एक तरीके से इंडिया ने आज के टाइम पर इसको इम्पोर्ट कर रखा है, ताकि हम अपनी जो इंडियन नेवल शिप कोलकाता है या फिर शिवालिक है, इन सबको बनाएं। इसके अंदर हम लोग ये सर्च ट्रैक लगा सकते हैं, यानी कि दुश्मन को सर्च करके यहाँ पर उसको मतलब अटैक करे ऑब्वियसली। तो उसके बाद यहां पर आप देख पाओगे हमने फाल्कन भी परचेज कर रखा है, ये भी एक एयर वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम है। मतलब ये सारे सिस्टम्स के नेम है, यहां पर बस खाली आप इनका नाम भी याद रख लोगे ना तो भी चल जाएगा, इतनी डिटेलिंग जाने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार के यहां पर ये सारी चीजें इजराइल से हम लोगों ने खरीद रखा है। तो आप समझ सकते होंगे क्या रिलेशन आज के टाइम पर दोनों कंट्रीज के देखने को मिलते हैं। उसके बाद इंडिया और इजराइल के जो डिफेंस कॉपरेशन है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। इसका इंपॉर्टेंस सबसे पहला यह है कि देखो भारत को इतने सारे वेपन्स दिए हैं इजराइल ने, इससे हम लोग को हमारी पेट्रोलिंग में, सर्विलांस में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। आज के टाइम पर हमारी नेबरिंग कंट्रीज हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुकी हैं, जैसे कि पाकिस्तान लंबे समय से खतरा है, चाइना हो गया, अफगानिस्तान हो गया, तो इन सब से हमारे लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो लगातार हम लोग को सपोर्ट प्रोवाइड किया है इजराइल के वेपन सिस्टम्स ने, इजराइल के डिफेंस सिस्टम्स ने। इनफैक्ट पाकिस्तान के बाद, पाकिस्तान के अंदर जो पोस्ट बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी, बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद हम लोग को काफ़ी हद तक सपोर्ट मिला है। किसका सपोर्ट मिला है? इजराइल का। अब मेक इन इंडिया के बारे में बातचीत की गई है, तो आज के टाइम पर इंडिया और इजराइल दोनों मिलकर जॉइंट वेंचर प्रोडक्ट्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं, मतलब कि दोनों कंट्रीज मिलकर कुछ डिफेंस इक्विपमेंट्स को बना रहे हैं, इंडिया के अंदर बनाया जा रहा है। इससे हम लोग इंडिया के अंदर भी ग्रोथ बढ़ते हुए देख पाएंगे। उसके बाद ट्रस्टेड सप्लायर है एक इजराइल। इजराइल ने हम लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से चीज़ों को ट्रांसफ़र किया है, और यहाँ पर आप कह सकते हो बिना किसी लिमिट के हम लोग को अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करी है। तो इस वजह से यहाँ पर एक इजराइल जो है हमारे लिए एक ट्रस्टेड सप्लायर भी है। ओके, अब यहाँ पर इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, कंक्लूजन क्या हो सकता है? कंक्लूजन यही है कि भारत और इजराइल को यहाँ पर एक काम और करना चाहिए, अपने ग्रुप में यूएस को भी ऐड कर लेना चाहिए। तो एक ट्रायंगल बना देना चाहिए, इसमें इंडिया, यूएस और इजराइल तीनों हो जाएं तो पावर और ज़्यादा बढ़ने वाली है, पावर और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तीनों कंट्रीज़ के बीच में स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग जो है लगातार इंप्रूव होगी, और इंप्रूव होने से बहुत सारा फायदा मिलेगा, बहुत सारे एरियाज़ में एक पावरफुल ग्रुप ये कहलाने वाला है।
उसके बाद यहाँ पर जो जॉइंट वेंचर है इसको हम लोग और बढ़ा सकते हैं, मतलब कि आज के टाइम पर भारत और इजराइल दोनों मिलकर बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स को बना रहे हैं, लेकिन इसको हम लोग थोड़ा सा फर्दर और आगे बढ़ा सकते हैं, इसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कर सकते हैं। तो इसके ऊपर भी ध्यान रखकर हम लोग अपने रिलेशंस को आगे बढ़ा सकते हैं। आई होप गाइस आप लोगों को ये आर्टिकल अच्छे से क्लियर हो चुका है। उसके बाद आता है नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल सोशल इश्यूज़ के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और सोशल इश्यूज़ आता है जीएस पेपर 1 के अंदर। देखो बात की गई है एक्सीडेंटल डेथ और सुसाइड्स के बारे में। तो भारत के अंदर एक्सीडेंटल डेथ कितनी हुई है, सुसाइड्स कितनी हुई है, उसको लेकर क्या रिपोर्ट आई है हमारे पास, उसको डिस्कस करेंगे। तो रिपोर्ट आई है एनसीआरबी के थ्रू, जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। इसने यहाँ पर इस रिपोर्ट को रिलीज किया है। तो आपको ध्यान रखना है ये साल 2020 का डेटा है। यहाँ पे बात की गई है जो फार्म वर्कर्स हैं, जो भी यहाँ पर फार्म में काम करते हैं, उन्होंने काफ़ी तक सुसाइड करी है और एक तरीके से उनका जो सुसाइडल रेट है वो काफ़ी बड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम लोग बात करेंगे जिसने यहाँ पर इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है एनसीआरबी। इसको हम लोग बोलते हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। इसको 1986 में बनाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में। इसका मेन काम यही है कि साल भर में एक रिपोर्ट पब्लिश करता है कि क्राइम बढ़ा है, कम हुआ है, क्रिमिनल्स ने क्या क्या क्राइम किया है, ठीक है, तो सुसाइडल रेट कितना बढ़ा है। तो इन सब को लेकर यहाँ पर ये डेटा पब्लिश करता है। और इस बॉडी को यहाँ पर सेटअप किया गया था एक कमीशन की रिकमेंडेशन पर। वो कमीशन कौन सा था, वो था नेशनल पुलिस कमीशन। इसने रेकमेंड किया था, उसके बेसिस पर एनसीआरबी को बनाया गया। एनसीआरबी आज के टाइम पर साल भर में भी एक कॉम्प्रहेंसिव डेटा लेकर आता है कि कंट्री के अंदर क्राइम क्या है, क्राइम इन इंडिया करके रिपोर्ट आती है, जो कि हाल ही में ये रिपोर्ट आई थी, आपको इसके बारे में भी मालूम होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं इस रिपोर्ट के एनालिसिस के बारे में। तो बहुत बात की गई है सुसाइड कैटेगरीज के बारे में। ये जो रिपोर्ट है इसने बातचीत करी कि लगभग सुसाइड तो करा है बहुत सारे लोगों ने, लेकिन अलग अलग 9 कैटेगरीज के लोगों ने सुसाइड किया है। और वो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, बहुत सारी जो हाउसवाइफ हैं, ठीक है, हाउसवाइफ के साथ साथ जो पीपल काम कर रहे हैं फार्म सेक्टर के अंदर, ठीक है, खेती बाड़ी कर रहे हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। उसका बहुत सारी डेथ जो है प्रोफेशनल्स वाले लोगों ने की है। सैलरीड पर्सन है जो कि यहाँ पर स्टूडेंट्स भी हो गए, सैलरी कमाने वाले लोग हो गए, प्रोफेशनल्स हो गए, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो गए, रिटायर्ड पर्सन हो गए। तो ये सारे लोग हैं जिनका सुसाइडल रेट यहाँ पर देखने को मिला है। तो यहाँ पर इन चीज़ों के अंदर आपको एक चीज़ और इंक्लूड कर दी गई है, वो है डेली वेजर्स, यानी कि जो रोजाना काम करते हैं, कमाते हैं, अपनी मजदूरी कमाते हैं, जो मजदूर आदमी है, उनके अंदर भी यहाँ पर ये देखने को मिला जो डेथ है वो लगातार, सुसाइड्स जो है वो लगातार इंक्रीज हुई है, ऐसा यहाँ पर डेटा ने बताया। अब सुसाइड्स के बारे में यहाँ पर आपको एक एक करके मैं सारी चीज़ें क्लियर करूंगा। पहला पॉइंट बात करता है भारत के अंदर सुसाइड जो है लगभग 10% से बढ़ी है 2019 से। मतलब 2019 से कंपेयर करें तो साल 2020 में सुसाइड और ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आई है, पेंडेमिक की वजह से और ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी है। और सबसे ज़्यादा जो सुसाइड है वो डेली वेजर्स की भी हुई है, मतलब कि जो रोज़ कमा रहे हैं, खा रहे हैं, जो हमारे मजदूर लोग हैं, ठीक है, उनके अंदर भी उनका जो सुसाइडल रेट है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो हुआ है, उनका ग्राफ बहुत तेज़ी से ऊपर गया है। उसके बाद जो प्रोफेशनल पर्सनस हो गए, सैलरीड पर्सनस हो गए, इनके अंदर भी सुसाइड बढ़ता हुआ नजर आया है, ठीक है। हाउसवाइफ हो गई, इनके भी सुसाइडल रेट बढ़ता हुआ नजर आया है। जो अनएम्प्लॉयड पर्सन हो गए, इनके अंदर भी सुसाइडल रेट बढ़ता हुआ नजर आया है। लेकिन एक्सीडेंट की वजह से जो डेथ होती है ना वो थोड़ा सा कम हुआ है, ठीक है। 2019 से कंपेयर करें तो एक्सीडेंट की वजह से डेथ कम हुई है, लेकिन बाकी जो सुसाइड्स वगैरह है वो ज़्यादा होती भी नजर आई हैं। स्टूडेंट्स के ऊपर काफ़ी प्रेशर रहता है, स्टूडेंट्स ने भी काफ़ी सुसाइड करी है, ये भी यहाँ पर एक हाईएस्ट लेवल का सुसाइड देखने को मिला है, ठीक है। तो मतलब ओवरऑल सुसाइड्स तो इंक्रीज हुए हैं, बस कम क्या हुआ है, जो एक्सीडेंट की वजह से डेथ होती हैं वो यहाँ पर कम हुई है। वही डेटा आप लोगों को यहाँ पर ये पिक्चराइज करके दे दिया गया है कि डेली वेज अर्नर्स की कितनी डेथ हुई है, हाउसवाइफ्स की कितनी डेथ हुई है। 2020 में आप देख पाओगे 2020 में ग्राफ ज़्यादा ही है, 2020 में डेली वेज अर्नर की भी ज़्यादा डेथ हुई है, हाउसवाइफ्स ने भी ज़्यादा सुसाइड करा है, सुसाइडल रिपोर्ट है ये, बहुत सारे लोग हैं उन्होंने भी ज़्यादा सुसाइड किया है। मतलब जो ऑरेंज वाला डेटा है ना ये साल 2020 का है, ब्लू वाला डेटा साल 2019 का है। साल 2020 वाला आप देख पा रहे होंगे ग्राफ आगे ही जा रहा है, सब जगह पर यहाँ पर जो ग्राफ है आगे जाता हुआ नजर आ रहा है, और इसका मतलब यह है कि सुसाइडल रेट हर कैटेगरी के अंदर इंक्रीज होता हुआ नजर आया है। अब स्टेट वाइज एनालिसिस करें कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा हुआ है, तो जो वोस्ट अमंग स्टेट है वो महाराष्ट्र देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र के अंदर लगभग 4006 सुसाइड्स हुई हैं, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में हुआ है। दोनों उसके बाद कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश भी यहाँ पर टॉप पर ही आती है, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद अब बात करते हैं इसके पीछे के रीज़न क्या क्या है। सबसे पहला कारण हो सकता है गरीबी, पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से भी यहाँ पर ये सुसाइडल रेट बढ़ता हुआ नजर आया है, या फिर बहुत सारे लोग ड्रग अब्यूज़ कर रहे हैं, अल्कोहल के थ्रू एडिक्ट हो चुके हैं, उसकी वजह से काफ़ी सारी फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बीमारियाँ चल रही हैं, उसकी वजह से भी लोगों ने सुसाइड करी है परेशान होकर।
उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको परेशानी थी अपने एजुकेशन को लेकर। बहुत सारे लोग अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं कर पाए पेंडेमिक की वजह से, ठीक है। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करी हैं उन लोगों ने, तो उन स्टूडेंट्स ने भी यहाँ पर ये सुसाइड करी है। तो ये काफ़ी सारे कारण हैं जिसकी वजह से सुसाइडल रेट इंक्रीज होता हुआ नजर आया है। उसके बाद आज के टाइम पर बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जो कि भारत सरकार चला रही है सुसाइडल रेट को रोकने के लिए, सुसाइड्स को रोकने के लिए। पहला इनिशिएटिव है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। इसका मेन मकसद है कि हम लोगों को मेंटल हेल्थ केयर सर्विस दें। लोगों को जो एक तरीके से थोड़े से दिमाग से एक तरीके से थोड़ा सा इल हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो उनको सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए। उसी प्रकार से दूसरा यहाँ पर इनिशिएटिव है भारत सरकार का, वो है किरण, जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट है। इन्होंने यहाँ पर एक हेल्पलाइन नंबर लॉन्च कर रखा है कि अगर किसी भी व्यक्ति को एंजाइटी हो रही है, कोई भी यहाँ पर डिप्रेशन में है, परेशान है, उसको सुसाइड वाले थॉट्स आ रहे हैं, तो वो इस पर कॉल करे, इस नंबर पर कॉल करे, और ये हमेशा अवेलेबल रहेगा और इससे आप लोगों को सपोर्ट मिलेगा। उसका यहाँ पर एक और इनिशिएटिव आता है, वो है मनोदर्पण इनिशिएटिव। ये भी एक इनिशिएटिव है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, जहाँ पर मकसद ये है कि हम लोगों को साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे सकते हैं, स्टूडेंट्स को खासकर, जो फैमिली मेंबर्स हैं, टीचर्स हैं, इनकी मेंटल हेल्थ को और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं कोविड-19 के समय पर। आई होप आप लोगों को ये आर्टिकल भी अच्छे से क्लियर हो चुका है। बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, और पॉलिटी आता है जीएस पेपर 2 के अंदर। एक तरीके से आप कह सकते हो गवर्नमेंट स्कीम्स के रिगार्डिंग ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट होने वाला है। बात की गई है डार्थ मतलब एक तरीके से अकाल पड़ गया है, कमी हो गई है। तो एमजी नरेगा जो स्कीम है उसके अंदर पैसों की कमी पड़ी है। आर्टिकल द हिंदू का है, आप देख पाओगे। एमजी नरेगा अपने आप में एक बहुत बड़ा स्कीम है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इसका नाम है। यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे मजदूरों को काम प्रोवाइड किया जाता है। अब पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर कौन कौन से एरियाज हैं भारत के अंदर जहाँ पर पैसों की कमी पड़ी इस स्कीम के अंदर। होता क्या है, ये जो एमजी नरेगा स्कीम है इसके अंडर में जो हमारी सेंटर है, केंद्र सरकार करती है स्टेट्स को, राज्य सरकार को पैसा प्रोवाइड करवा देती है, और वो राज्य सरकार यहाँ पर अपने जो भी डेवलपमेंट करती है उसके बेसिस पर जो भी मजदूर रखे जाते हैं उन मजदूर को ये वेज वगैरह जो मजदूरी होती है वो प्रोवाइड करवा दी जाती है। अब यहाँ पर बोला गया स्टेट्स के पास फंड खत्म हो गया, पैसा खत्म हो गया है। जो ये ब्लैक वाले एरियाज हैं यहाँ पे बोला है कि राज्य सरकार ने अपना 100% से ज़्यादा अपना फंड जो है यूज़ कर लिया है। रेड वाले एरियाज बताते हैं कि इन स्टेट्स ने लगभग 90 से 100% तक अपना फंड यूज़ कर लिया है। लाइट रेड वाला एरिया बताता है कि इन स्टेट्स ने 80 से 90% तक अपना जो फंड है वो यूज़ कर लिया है। मतलब इन्होंने इतना फंड यूज़ कर लिया है कि स्कीम का जितना बजट था उससे ज़्यादा कर लिया है। स्कीम का बजट माइनस में चला जा चुका है। लेकिन फिर भी यहाँ पर एक और अपडेट ये आया हुआ है कि सरकार ने एडिशनल फंड अनाउंस कर दिया, 50,000 करोड़ रुपए और अनाउंस कर दिया गया है, वो भी यहाँ पर हम लोग प्रोवाइड करवाने वाले हैं। ओके, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नाउ ये जो एमजी नरेगा स्कीम है इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। इसकी फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। आपने यहाँ पर इशू के बारे में समझा, अब स्कीम के बारे में पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस स्कीम को आप कह सकते हो एक एक्ट के थ्रू लाया गया था 2005 में, और उसके बाद ये जो स्कीम है एक डिमांड ड्रिवन स्कीम है। मतलब कि यहाँ पर ये तो पहली बात तो यह है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर में आती है। मेन काम क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को जॉब देने का काम होता है, ठीक है। मान लो यहाँ पर बहुत सारे मजदूर लोग हैं, अनस्किल्ड वर्कर्स, ध्यान से सुनना, अनस्किल्ड वर्कर्स को क्या करता है यहाँ पर ये जॉब प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। कोई भी एडल्ट मेंबर है उसके पास जॉब कार्ड है तो वो भाई सक्षम है, आ जाओ इस स्कीम के अंदर अप्लाई करो। इस स्कीम के अंदर अगर आप अप्लाई करते हो, आप अनस्किल्ड लेबर हो, तो कम से कम आपको 100 दिन का काम मिलेगा, और उस 100 दिन जो भी काम करोगे आप उसके बदले में आपको वो मजदूरी भी, वेजेस भी मिलने वाला है। तो एमजी नरेगा ये काम करता है। अब सपोज एक क्वेश्चन ये आता है कि मान लो किसी को काम नहीं मिला, उसने स्कीम के लिए अप्लाई किया था, तो बिल्कुल अप्लाई किया था, आपको काम नहीं मिला है, तो उसके बदले में भी आपको अलाउंस मिलेगा, कुछ पैसा मिलेगा, जिससे कि आप लोग अपनी लेवलीहुड को आगे ग्रो कर सकते हो। ओके, नाउ अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एमजी नरेगा स्कीम के बारे में आपको आई होप आप समझ गए होंगे अच्छे से। नाउ आज के टाइम पर इस स्कीम के लेकर बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। दिक्कतें क्या हैं? सबसे पहला इशू है रेडिकुलस लो वेज रेट, मतलब कि बहुत कम यहाँ पर मात्रा में, बहुत कम यहाँ पर मजदूरी दी जा रही है, ठीक है। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं, लगभग 21 राज्य ऐसे हैं जो मजदूरी है वो बहुत कम दे रहे हैं, जिससे कि यहाँ पर उनका गुजारा बिल्कुल भी नहीं चल सकता है, ठीक है। तो लो वेज रेट अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा आप यहां पर देख पाओगे वो है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। यहां पर जो एनएसएसओ है, इन्होंने 2017 में एक डेटा पब्लिश किया था और बताया कि मेन को आप दे रहे हो दिन का 264 रुपीज़ और वेमेन को दे रहे हो 205 रुपीज़। तो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों करना? दोनों यहाँ पर मजदूरी कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर इक्वालिटी तो दिखानी चाहिए थी, दोनों को एक ही अमाउंट देते। तो यहाँ पर एक जो है आप कह सकते हो जेंडर गैप भी बहुत बड़ा देखने को मिलता है। उसके बाद
इनएडिक्वेट फाइनेंसिंग, मतलब अच्छे से पैसा ही नहीं आ पा रहा है, पैसे की कमी हमेशा पड़ जाती है, ऐसा नहीं कि पहली बार पड़ी है, पैसे की कमी यहाँ पर इस स्कीम के अंदर हमेशा ही रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पर जो है ये स्कीम अच्छे से काम करती नहीं है और जो ये मजदूर लोग हैं वो अपना इंटरेस्ट खो देते हैं। वो सोचते हैं यार क्या काम करना, अब इस स्कीम के अंदर पैसा वगैरह मिलेगा नहीं, इनके पास खुद कुछ पैसा नहीं है, हम लोग को क्या प्रोवाइड करवाएंगे, हम मेहनत अलग करेंगे और पैसा मिलेगा नहीं। ठीक है, उसके बाद दूसरा इशू देखने को मिलता है डिले इन पेमेंट वेजेस, मतलब कि देखो कभी ये लोग काम कर लेते हैं, काम करने के बाद कभी कभी होता क्या है ना, इनको जो इनकी मजदूरी है, इनकी जो कमाई है वो बहुत लेट दी जाती है। इनफैक्ट मैंने एक रिपोर्ट कवर करी थी, आपको मालूम होगा द हिंदू के वीडियो में, कि 2-2 महीने लग जाते हैं कभी कभी इनको अपना वेज, अपनी जो कमाई करी है वो नहीं मिल पाता। तो यहाँ पर पेमेंट ऑफ वेजेस के अंदर बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। उसके बाद जो हमारा एक तरीके से पंचायती राज वाला सिस्टम है वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इसका भी मेन काम होता है, ग्राम पंचायत का मेन काम होता है इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करना, और ये मेन काम नहीं कर पाएगा, यही अगर इस एक्ट को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगा अच्छे से तो आगे कैसे कहानी बढ़ेगी। ओके, तो हम लोग क्या सोल्यूशन लेकर चल सकते हैं? पहला सोल्यूशन तो यह है कि आपको इंश्योर करना है कि काम प्रोवाइड करवाओ। सबसे पहली बात तो बहुत सारे लोग खाली रह जाते हैं इस स्कीम के अंडर अप्लाई करने के बाद भी, तो आपको ऐसा नहीं करना है। पहली बात तो आपको काम प्रोवाइड करवाना है। दूसरा, गवर्नमेंट को काम करना है कि गवर्नमेंट यहाँ पर इंश्योर करे कि यहाँ पर काम हमारे पास हो, डेफिनेटली इन लोगों को प्रोवाइड किया जाए। साथ ही साथ हम लोग वैल्यू एडिशन के ऊपर फोकस रख सकते हैं, इस स्कीम को और बड़ा ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। आगे हम लोग यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि जो स्कीम है इसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। और वो कैसे करेंगे? हम लोग को एक बेटर कोऑर्डिनेशन चाहिए, सरकारी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो सब मिलकर आपस में काम करेंगे। ऐसा नहीं है एक डिपार्टमेंट की अलग काम चल रहा है, एक दूसरा डिपार्टमेंट का अलग काम चल रहा है, सबको साथ में लेकर आओ, सब साथ मिलकर काम करेंगे। आप बहुत सारे और भी वेलफेयर स्कीम्स लेकर आ सकते हो इन पुअर पीपल के लिए, ये लोग आगे ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद जेंडर वेज गैप देखने को मिलता है। जेंडर वेज गैप मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर कि अभी आप देख पाओगे बहुत से रिपोर्ट्स में बताया जाता है कि मेन और वुमेन के बीच में जो सैलरीज होती हैं, इनकी जो मजदूरी हो रही है या फिर इनके अंदर काफ़ी बड़ा डिफरेंस होता है। कभी कभी ऐसा होता है वुमेन ज़्यादा काम कर रही होती है मेन से, तब भी यहाँ पर उनको पैसा कम मिल रहा होता है एज कम्पेयर टू द मैन। तो यहाँ पर ये चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये फोकस रखा गया है कि आपको जो जेंडर गैप है उसको खत्म करना पड़ेगा। आई होप आपको गाइस ये भी क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल हेल्थ के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और हेल्थ आता है जीएस पेपर 2 के अंदर। बात की गई है नेशन वाइड न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन ड्राइव के बारे में। ये जो वैक्सीन ड्राइव है क्यों है चर्चा में, तो द हिंदू का आर्टिकल है। हाल ही में जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं इन्होंने लॉन्च करा है एक न्यूमोकोकल 13 वैलेंट कॉन्जुगेट वैक्सीन को। ठीक है, तो यहाँ पर वो जो मैंने अभी पिक्चर दिखाया ये वाली वैक्सीन को लॉन्च कर दिया गया है। और इससे क्या होगा, इससे हम लोग जो छोटे छोटे बच्चे हैं, 5 साल से कम उम्र वाले बच्चे, काफ़ी बच्चों की डेथ हो जाती है न्यूमोनिया की वजह से, अब वो बहुत ज़्यादा कम होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर इस वैक्सीन की मदद से हम लोग बच्चों के अंदर न्यूमोनिया को ख़त्म कर पाएंगे, ऐसा फोकस रखा गया है। तो इसको लॉन्च किया गया था यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंडर में एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और पहली बार हमारे कंट्री में हुआ है कि हम लोगों ने एक कॉन्जुगेट वैक्सीन को, खासकर न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन को अवेलेबल करवाया है यूनिवर्सल यूज़ के लिए, सभी लोग यहाँ पर इसका यूज़ कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन तो सर यही है कि न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन आखिरकार होती क्या है। तो यहाँ पर इसके अंदर 13 अलग अलग बैक्टीरियम स्ट्रेन्स देखने को मिलते हैं और एक तरीके से 13 अलग अलग स्ट्रेन्स लिए जाते हैं। किससे? बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से। अलग अलग यहाँ पर और भी ज़्यादा स्ट्रेन्स लिए जाते हैं, बैक्टीरियाज का इस्तेमाल होता है, स्टडी वगैरह करिए काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने। फिर उसके बाद यहाँ पर बोला गया है ये जो वैक्सीन है कहीं ना कहीं बच्चों की जो भी न्यूमोनिया से सफ़र कर रहे हैं उनके इम्यून सिस्टम को ज़्यादा सपोर्ट करता है, इम्यून सिस्टम को ग्रो करता है, तो उसकी वजह से यहाँ पर वो बच्चा उन बीमारी से लड़ पाएगा। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। कॉन्जुगेट वैक्सीन क्या होती है? इसका मतलब यहाँ पर आपने 2 अलग अलग कंपोनेंट्स को मिलाकर, 2 कंपोनेंट्स का कॉम्बिनेशन बनाकर एक वैक्सीन बनाई है, इस वजह से इसको कॉन्जुगेट वैक्सीन बोला जाता है। अब ये न्यूमोकोकल डिजीज आखिरकार होती क्या है? तो न्यूमोकोकल डिजीज एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। और वो बैक्टीरिया मतलब क्या आप कह सकते हो, मतलब ये जो इन्फेक्शन है वो किसकी वजह से होता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से। इसको हम लोग कभी कभी न्यूमोकोकस भी बोलते हैं। तो इस बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से ये बैक्टीरिया, ये जो निमोनिया वाली बीमारी है ये देखने को मिलती है। इसके लक्षण क्या क्या है? तो ये एक तरीके से जो बैक्टीरिया है ये अलग अलग प्रकार की बीमारियां को क्रिएट कर सकता है, इन्फेक्शन कर सकता है, लंग्स के अंदर हो सकते हैं। उसके बाद मतलब मोस्टली कॉमन तो निमोनिया ही देखने को मिलता है, मोस्टली कॉमन इसकी वजह से निमोनिया ही होता है। और निमोनिया को टैकल करने के लिए यहाँ पर ये वैक्सीन बनाई गई है, आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। उसके बाद बहुत सारे बच्चे, लगभग 2 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनकी डेथ हो जाती है निमोनिया से सफ़र करने की वजह से। और उसके बाद बहुत सारे जो एडल्ट है, लगभग 65 साल के हो गए या फिर और भी बहुत सारे बूढ़े लोग हो गए, ठीक है, सिगरेट वाले स्मोकर्स हो गए, सिगरेट वगैरह पी रहे हैं, ये सब हाई रिस्क पर होते हैं।
इनको हम इन वैक्सीन से बचा सकते हैं। भारत के अंदर स्टेटस देखें तो लगभग 16% जो डेथ हो रही है बच्चों की वो निमोनिया की वजह से हो रही है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि हमारे पास इस प्रकार की वैक्सीन और निमोनिया को टैकल करने के लिए। तो अब फाइनली यहाँ पर इसको यूनिवर्सल यूज़ के लिए लॉन्च कर दिया गया है। अब यहाँ पर ये जो निमोनिया बीमारी है अपने आप एक कॉन्टेजियस बीमारी है, मतलब कि फैलती रहती है। अगर मान लो किसी ने छींक दिया और दूसरा व्यक्ति यहाँ पर उसी एनवायरमेंट में चला जाता है तो उसको भी ये निमोनिया हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर निमोनिया फैलता हुआ नजर आता है। हमने देखा इस वैक्सीन को लॉन्च किया गया है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंडर में। तो ये यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम क्या है इसको समझ लेते हैं। इसको लॉन्च किया गया था भारत के अंदर लगभग 1978 में, और यहाँ पर भी बेसिकली यही था, मकसद था कि हम लोग पूरे देश भर को हम लोग इम्यूनाइज कर सकें, उनकी इम्यूनिटी के ऊपर काम कर सकें। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि लगातार लोगों की जो इम्यूनिटी है उसको इम्प्रूव किया जा सके, लोगों को एक तरीके से एक अच्छा सा हेल्थ फैसिलिटी सिस्टम दिया जा सके, और यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट वाइज सिस्टम है उसको मॉनिटर किया जा सके, लोगों की जो हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल रही लोगों को उसको अच्छे से देखा जा सके, मॉनिटर किया जा सके। ये यहाँ पर फोकस रखता है इस प्रोग्राम का। तो इस प्रोग्राम के ऊपर यही सारी चीज़ों के ऊपर फोकस रखा जाता है ताकि हम लोग वैक्सीन के प्रोडक्शन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें, प्लस उसके बाद लोगों को अच्छे से वैक्सीन मिल पाए और लोगों का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो डेवलप हो पाए। अब इसके फीचर्स क्या हैं? तो ये जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है ये कहीं ना कहीं बच्चों की मोर्टेलिटी, जो बच्चों की डेथ हो रही है उसको रोकता है। बच्चे बीमार पड़ रहे हैं निमोनिया की वजह से उसको रोकता है। ये मेन फोकस रखा जाता है क्योंकि बच्चों का जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करने में यहाँ पर ये प्रोग्राम काम करता है। आज के टाइम पर बहुत सारी बीमारियां हैं जो कि बच्चे सफ़र कर रहे हैं उन बीमारियों से, जैसे डिप्थेरिया, पर्टुसिस, टीटनेस, पोलियो, मीजल्स, रूबेला, ये अलग अलग बीमारियां हैं। इन बीमारियों को भी टैकल करा जाता है इस यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में। उसके बाद और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जैसे कि न्यूमोनिया हो गया, जैपनीज एन्सेफेलाइटिस हो गया। तो इन सबको भी टैकल किया जाता है इस यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंडर में, ये आपको ध्यान रखना है। और इस प्रोग्राम का मेन मकसद यह है कि जो मिशन इंद्रधनुष है उसको हम लोग थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ाएं। मिशन इंद्रधनुष में हमने फोकस ये रखा था कि हम लोग अपने कंट्री के अंदर लगभग 90% तक लोगों को इम्यूनाइजेशन कर देंगे, उनको मतलब उनका जो इम्यून सिस्टम है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कर देंगे। आई होप आपको ये भी क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल साइंस एंड टेक के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और साइंस एंड टेक आता है जीएस पेपर 3 के अंदर। बात की गई है समुद्रयान मिशन के बारे में। तो आर्टिकल हाल ही में चर्चा में था, पीआईबी ने यहाँ पर इस आर्टिकल को पब्लिश किया था कि जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है उन्होंने लॉन्च कर दिया है भारत का पहला मैन्ड ओशन मिशन, जिसको समुद्रयान बोला गया है। तो इस मिशन को लॉन्च कहाँ पे किया गया है? चेन्नई के अंदर। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर जो व्यक्ति हैं वो जो समुद्र है उसके अंदर जाएंगे, समुद्र के अंदर जाके उसको एक्सप्लोर करेंगे, उसके ऊपर रिसर्च करेंगे। ठीक है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट रहने वाला है। तो यहाँ पर ये जो यूनिक ओशन मिशन है इसके अंदर भारत ने यहाँ पर ज्वाइन किया है और भी बहुत सारी कंट्रीज़ को, यूएस को, रशिया को, फ्रांस, जापान, चाइना को भी यहाँ पर ज्वाइन किया है ताकि हमारे पास एक अच्छी सी टेक्नोलॉजी हो और हम लोग यहाँ पर जो ये सी एक्टिविटीज़ हैं इनको अच्छे से कंडक्ट कर पाएँ। तो यहाँ पर ये इंडिया का पहला यूनिक मैन्ड ओशन मिशन है। आपको ध्यान रखना है यहाँ पर व्यक्ति को अंदर पानी के ओशियन के अंदर बहुत ज़्यादा गहराई में भेजा जाएगा, ऐसे नहीं भेजा जाएगा। ठीक है, एक मशीन के थ्रू भेजा जाएगा। वो मशीन क्या है? एक व्हीकल उसको बोला जाता है, उसको बोला गया सबमर्सिबल व्हीकल, उसका नाम है मत्स्या 6000। ये 6000 क्यों बोला गया? क्योंकि ये पानी के अंदर 6000 मीटर तक नीचे जा सकता है, लगभग 12 घंटे तक वो अंदर रह सकता है। तो अंदर से इंसान जो है आराम से पानी के अंदर रिसर्च और एनालिसिस अच्छे से कर पाएगा। ओके, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो समुद्रयान मिशन है ये हमारा डीप ओशन मिशन का पार्ट है ना। आपको मालूम होगा डीप ओशन मिशन हाल ही में अभी जून में लॉन्च किया गया था। यहाँ पर हमने फोकस रखा है कि ओशन के अंदर जाएंगे, वहाँ पर रिसर्च और एनालिसिस किया जाएगा, अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन और भी जो भी हम लोग को मिलेगी हम लोग उसको आगे यूज़ कर पाएंगे। जो हमारी ब्लू इकॉनमी है वो भी ग्रो होती हुई नजर आएगी। नाउ जो ये मिशन है ना इसके अंदर बोला गया था कि हम लोग आने वाले टाइम पर लगभग 4777 करोड़ रुपीस यहाँ पर खर्चने वाले हैं। 4077 करोड़ रुपीस यहाँ पर खर्चने वाले हैं आने वाले 5 साल के अंदर। तो डीप ओशन मिशन का ही एक पार्ट है ये समुद्रयान मिशन, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अंदर कौन सा व्हीकल भेजा जाएगा? मत्स्या 6000। मतलब क्या होगा? ये व्हीकल होगा। ठीक है, ये इस प्रकार का व्हीकल है। एक अच्छी सी इमेज दिखाता हूँ, रियल इमेज यह है मत्स्या 6000। इसको समुद्र के अंदर यहाँ पर छोड़ा जाएगा। लगभग ये एक बार में 3 लोगों को लेकर जा सकता है। एक पायलट होगा और 2 साइंटिस्ट होंगे जो कि यहाँ पर रिसर्च करेंगे पानी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर इसको डिज़ाइन इस प्रकार से किया गया है कि ये जो मशीन है लगभग 6000 मीटर तक अंदर चली जाएगी और यहाँ पर क्या होगा 12 घंटे तक यह अंदर रह सकती है, लेकिन कैपेबिलिटी यह है कि 16 घंटे तक यह पानी के अंदर रह सकती है। ठीक है, अब इसको लॉन्च किया जाएगा 2024 तक और अभी तक सिर्फ और सिर्फ 5 कंट्रीज है जिन्होंने यहाँ पर इसको लॉन्च किया है। अब भारत भी आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा जिसने यहाँ पर इसको लॉन्च किया है। ठीक है,
इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। काम कैसे करती है, तो एक शिप हो गया, जहाज हो गया, जहाज से हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इस व्हीकल को छोड़ते हैं पानी के अंदर और फिर वो व्हीकल नीचे जाता है। जो क्रू मेंबर्स हैं वो व्हीकल को और नीचे लेकर जाते हैं, जो पायलट होगा वो नीचे लेकर जाएगा। नीचे लेने के बाद यहाँ पर इसमें शीशा लगा हुआ है, शीशे के माध्यम से हम लोग बाहर चीज़ों के देखकर रिसर्च और एनालिसिस उसके ऊपर करेंगे। सैंपल्स कलेक्ट करने के लिए क्या होगा, अब आप कहोगे कुछ कलेक्ट नहीं करेंगे, सैंपल्स भी कलेक्ट करेंगे। इस मशीन के अंदर नीचे रोबोटिक हैंड लगे हुए हैं, तो क्या होगा, ये मशीन में यहाँ पर सैंपल जो भी कलेक्ट करना होगा इस रोबोट के मदद से यहाँ पर ये कलेक्ट कर लिया जाएगा। एक हाथ से बने हुए हैं मशीन के, वो कलेक्ट कर लेगा जो भी सैंपल्स हम लोग को कलेक्ट करने होंगे, बाहर निकाल के लाकर हम लोग उसके ऊपर और भी रिसर्च और एनालिसिस करने वाले हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। इसका बजट भी लगभग 500 करोड़ रुपए तक का रखा गया है। आगे बढ़ेंगे। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, देखो इंपॉर्टेंस यही है कि हम लोग यहाँ पर अपने ओशन को लेकर ज़्यादा काम करने वाले, हम लोग को और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। और आज के टाइम पर बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ईडी लगा हुआ है, मतलब कि बड़ी बड़ी जो एक तरीके से अमीर कंट्रीज़ हैं उन्होंने तो बहुत अच्छे से काम किया है, लेकिन भारत आज के टाइम पर दुनिया में पहली ऐसी कंट्री है जो कि डेवलपिंग कंट्री है, जो कि यहाँ पर इस मिशन को ला रही है। तो इसके बारे में ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग ओशन को लेकर और भी बहुत सारे हमारे पास मिशन है, हमारी सरकार चलाती है, जैसे कि इंडिया नॉर्वे टास्क फोर्स ऑन ब्लू, इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सागरमाला प्रोजेक्ट, ओ स्मार्ट। तो इसके बारे में ध्यान रखना है, आपसे क्वेश्चन बन जाते हैं। मेंस में क्या होता है, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के तौर पर बहुत सारे रिलेटिव इनिशिएटिव्स को बताना होता है, तो इसके बारे में आप लोग एक आइडिया रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं आज के लास्ट आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है और इकोनॉमी आता है जीएस पेपर 3 के अंदर। यहाँ पे बात की गई है संभव अवेयरनेस प्रोग्राम के बारे में। ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि हाल ही में जो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है, जिसको हम लोग बोलते हैं MSME, इन्होंने लॉन्च कर दिया है ई नेशनल लेवल अवेयरनेस प्रोग्राम संभव को। तो इसका नाम है संभव। ये प्रोग्राम के अंदर क्या होगा, यहाँ पर आप कह सकते हो जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ MSME है इसके अंडर में ये काम करेगा। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग कॉलेजेस के, ITIs के जो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, उन सबको यहाँ पर इंकरेज किया जाएगा कि यहाँ पर वो लोग एक तरीके से चीज़ों को सीखें, एंटरप्रेन्योरशिप को आगे लेकर चलें। ठीक है, कंट्री का जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको आगे लेकर चलें। इस कैंपेन में होगा क्या, जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उन सबको ऊपर जागरूकता फैलाई जाएगी, उन सबको अवेयर किया जाएगा कि जो MSMEs हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, जो भी छोटी मोटी स्कीम लेकर चल रहा होगा, उन सबके ऊपर यहाँ पर उन बच्चों को बताया जाएगा कि हाँ MSME आज के टाइम पर ये वाली स्कीम लेकर चल रहा है, इसके ये फीचर्स हैं। बच्चों को स्किल्स प्रोवाइड की जाएगी जिससे कि बच्चे एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़े, और एंटरप्रेन्योरशिप अपने आप में यहाँ पर भारत की ग्रोथ में एक बहुत बड़ा काम करने वाला है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो यूथ पीपल हैं, जो जवान लोग हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज हो हम लोगों के साथ, और जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको प्रमोट करें, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाएं कंट्री के अंदर, और कंट्री के जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको ग्रो करें। ज़रूरत क्या है, तो सरकार आज के टाइम पर काम करती है कि हम लोग यहाँ पर, गवर्नमेंट जो आज के टाइम पर काम कर रही है कि जो MSME है उसके अंदर कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होना चाहिए। हम अपने GDP के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप हो सकता है जहाँ पे लोगों को बताया जाएगा कि सरकार आज के टाइम पर ये प्रोग्राम चला रही है, MSME ये प्रोग्राम चला रही है। लोगों को यहाँ पर एक तरीके से मोटिवेट किया जाएगा, लोगों को चीज़ों को सिखाया जाएगा, जिसकी वजह से लोग एंटरप्रेन्योरशिप के सेक्टर में उतरते हुए नजर आएंगे। उसके बाद इसी प्रकार से हम अपने कंट्री के जो एंटरप्रेन्योरशिप है या फिर अपनी कंट्रीज़ के अंदर जो यूथ लोग हैं उनको स्किल्स प्रोवाइड करवाने के लिए अलग अलग और भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स चलाते हैं। यहाँ पर आपको उन इनिशिएटिव्स के नाम दिख रहे होंगे। इसका PDF आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इसको रीडअप कर सकते हो। मैंने सिर्फ और सिर्फ इनिशिएटिव इसलिए लगाया है ताकि अब जब भी आप लोग प्रिपेयर करो तो आपसे जब भी कोई क्वेश्चन आ जाए, मतलब कि कोई इनिशिएटिव लिखना है मेंस में, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये बताओ और इसके साथ साथ भारत के क्या क्या इनिशिएटिव है वो बताओ। इसी वजह से मैं आप लोगों को यहाँ पर ये सारे इनिशिएटिव बताता हुआ चलता हूँ। आई होप गाइस आप लोगों को क्लियर हो चुके होंगे। ये वापस से 2 नवंबर का क्विज है, ठीक है, ये वो लगा हुआ है। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। रिकैप आप देख ही सकते हो, ये सारे आर्टिकल्स हमने आज डिस्कस किए हैं। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो चुका है। नाउ इसी के साथ चलते हैं और वीडियो को करते हैं खत्म। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद। साथ ही साथ आप लोगों को वापस से हैप्पी दिवाली, हैप्पी छोटी दिवाली। आगे बढ़ते हैं और वीडियो को ख़त्म करते हैं। बाय बाय।